अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि बल्ला मिलेगा या नहीं। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। क्या सुप्रीम कोर्ट पीटीआई की इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे देगी या नहीं? फैसला कुछ ही देर में सुनाया जाएगा। बड़ी कोर्ट के बड़े फैसले पर सबकी नजरें जम चुकी हैं। इसके साथ बात करेंगे कि पीटीआई पर संगीन इल्जामात आयद करने वाले चेयरमैन पीटीआई नजरियाती के साथ टिकटों के लिए मुआहिदा आखिर क्यों किया गया, पीटीआई नजरियाती की असल हकीकत क्या है, यह भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, इंतखाबी दंगल सज गया, पहलवानों का जोड़ पड़ गया, इंतखाबी निशानात अलॉट, बल्ला गायब होने का खदशा था। पीटीआई ने हमायत करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़े किए, इसके साथ आपको बताएंगे कि नून लीग के पंजाब में 36 पार्टी उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। नवाज शरीफ और उनकी बेटी, शहबाज शरीफ और उनके बेटे उम्मीदवार, ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक नून लीग के उम्मीदवार। आखिर खानदानी सियासत खत्म कब होगी? और इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि बिलावल भुट्टो ने 8 फरवरी को सरप्राइज देने का दावा किया है। बिलावल भुट्टो मुमकिन तौर पर क्या सरप्राइज दे सकते हैं? क्या नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट किए बगैर पीपल्स पार्टी को पंजाब में सपोर्ट दी है? इसके ऊपर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए हस्बे मामूल सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, इस वक्त सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। मुल्क भर के अंदर मुकीम पाकिस्तानी हो या बिरून मुल्क मुकीम हो, सब ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से फैसला क्या आएगा। यकीनी तौर के ऊपर हम भी उस बात के इस फैसले के मुंतज़िर हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई और आज भी दिन भर समाअत का सिलसिला जारी रहा। इस पूरी प्रोसीडिंग्स को आप किस निगाह से देखते हैं, बिलखसूस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल बड़े बड़े दावे कर रही थी कि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुआ, बल्ले के निशान होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बेतहाशा संगीन नवैयत के इल्जामात आयद किए गए थे। लेकिन इस हेयरिंग के बाद एक्चुअल फीडबैक अब आपके सामने क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? जी भट्टी साहब, अगर ये लाइव ना चल रही होती हेयरिंग तो जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा सेल है उसने इसकी वो मनफी प्रोपेगेंडा करना था और बताना था कि हमारे वकला ने वहाँ जो हैं दलाइल के अंबार लगा दिए, चीफ जस्टिस साहब उसे सुन नहीं रहे। आज जबकि पूरी कौम ने ये लाइव समाअत देखी तो पता चला कि पीटीआई के पास दलाइल ही नहीं थे जी, बल्कि उनको जो उन्होंने बदनीति का इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमिश्नर पर, तो उनको ये इल्ज़ाम भी वापस लेना पड़ा। तो हम सब सारी कौम ने देखा कि वहाँ इनके पास ना कोई सबूत थे। जब सबूत मांगे गए तो सबूत भी नहीं थे। उन्होंने कहा जी हमने पार्टी की रुकनीत के लिए फ़ीस जमा कराई है, वो रसीद भी मांगी उन्होंने, और बड़ा दिलचस्प जुमला भी कहा चीफ जस्टिस ने कि आप लोगों से रसीदें मांगते थे तो आपके पास अपनी रसीदें नहीं हैं। तो इस हवाले से बड़ी बड़ी दिलचस्प समाअत रही। मैंने तो बड़े बागौर देखा है सारी प्रोसीजर को, और बड़े तहम्मुल से चीफ जस्टिस ने, जबकि एक मौका पर जो नियाजुल्लाह नियाज़ी हैं जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जी, उन्होंने अपनी हद से तजावुज़ भी किया और वो बोले, उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की। लेकिन मैंने देखा कि चीफ जस्टिस ने बड़े तहम्मुल से उनकी बात सुनी, और अली ज़फ़र भी उसमें बड़े आपको नज़र आए, मुझे शर्मिंदा नज़र आए। उन्होंने माफ़ी भी मांगी अदालत से। लेकिन इसके साथ साथ भट्टी साहब जी, जो वहाँ बातें हुई बड़ी दिलचस्प हैं। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर वो इल्ज़ामात लगा रहे थे पीटीआई के वकला, जब सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है क्या यह पीटीआई ने नहीं लगाया, तो फिर वो खामोश हो गए। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। बहुत से कानूनी माहिरीन और इवन बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जिस नेचर की ये हेयरिंग थी, जिस नेचर का ये केस था, इसकी समाअत तो 1-2 घंटों में गुज़श्ता रोज़ ही कंक्लूड हो गई थी। स्पेशली जब ये बात सामने आ गई कि इलेक्शन ही सिलेक्शन हुए। कहा यह जा रहा है कि जितना डिटेल ये हेयरिंग चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लॉयर टीम की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, ये रियासती इदारे हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, जिनके ऊपर संगीन नवैयत के मुसलसल इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन तमाम सवालात का मुसलसल हमें एक कथारसिस देखने को मौका मिला। भरपूर अंदाज में सवालात पूछे गए और बहुत से मामलात के अंदर जहां पीटीआई की लीगल टीम, वो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, उन्होंने वहां पर इकरार किया। इससे पहले कहीं आपको वो ऐसा इकरार करते हुए दिखाई नहीं दिए। तो आप समझते हैं कि जिस तरह लाइव सारा सेशन चला, तो ये इस वक्त तक दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है अवाम के सामने? बिल्कुल आवाम के सामने तो भट्टी साहब हो चुका है। ये तो देखें, मैंने ये बात की थी कि ये एक फ्रॉड इलेक्शन था ना,
उस इंतखाबात में तो सारी दुनिया को पता था कि ऐसे मकाम पर हुए। कभी सियासी जमातों के जो इंतखाबात हैं खुफिया मकाम पर भी होते हैं। देखें आप, बड़े बड़े शहरों में वहाँ इंतखाबात होते हैं, लोग अपना कागजात जमा करवाते हैं, बिला मुकाबला ही सही, जीत जाते हैं लोग, कोई मसला नहीं, लेकिन किसी नाउन जगह पर होते हैं। तो ये तो सारा फ्रॉड था। इन्होंने पता नहीं किसी बात में पूछा, उन्होंने अदालत ने ये भी पूछा कि कहाँ इंतखाबात हुए हैं, तो कहने लगे पता नहीं पेशावर से आगे वो गाँव है वहाँ इंतखाबात। आप एक तरफ दावा करते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हैं और दूसरी तरफ आपको एक गाँव मिला इंतखाबात कराने के लिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद किसी बड़े शहर में कराते। बहरहाल वो तो साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, आत्मी फ़ैसला तो आपको पता है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने करना है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं और जो बाकी जज साहबान उनको दाद देता हूँ, उन्होंने जिस तरह तहम्मुल और बुर्दबारी से, और आज आपको पता है वीकेंड है, आज छुट्टी भी होती है अदालतों की, लेकिन उन्होंने पूरा दिन सुबह से लेकर अभी तक, रात गए तक अभी अदालत बैठी हुई है, और इस पर उन्होंने तमाम जो मौक़िफ़ है, अकबर एस बाबर हों जी, या पीटीआई के वकला हों या हामिद ख़ान हों, अली ज़फ़र हों, तमाम वकला के बरीक बीनी से उनसे सवालात किए। जी, और बल्कि चीफ जस्टिस ने बाद में जब समात को क्लोज़अप किया तो उन्होंने कहा कि आज बड़ी अच्छी बहस हुई है, तमाम वकला ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। तो इस पे मैं जो बाकी साथी जजेस हैं उन पर मशावरत के बाद इस पर अपना इनपुट देंगे। अब पूरी कौम को इंतज़ार है क्या फ़ैसला आता है इस हवाले से। अच्छा खासा अभी इलेक्शन कमीशन ने भी देखे ना, उन्होंने भी अपना वक्त बढ़ा दिया है 10:30 बजे तक। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो इलेक्शन उसका कमीशन ने भी इंतजार वक्त कर रहे बढ़ाया है। हैं। खास मैं क्विक राउंड अप देना चाहता हूं अपने नाज़रीन को और आपको भी, जिससे कि एक रिफ्लेक्शन ये आ रही थी। मैंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतौर रिपोर्टर इसको कवर किया है, और आप भी बहुत तफसीली ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई आइनी या कानूनी नेचर का जब कोई केस ज़ेर समात होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट में, जिस तरीके से जजेस साहिबान सवालात उठाते हैं, रिमार्क सामने आते हैं, तो किसी हद तक आपका माइंड एक क्लैरिटी की तरफ जाता है कि मुमकिन तौर के ऊपर क्या हो सकता है। गर्चे कि हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, फैसला आना है उसके हम मुंतज़िर हैं, लेकिन जिस नवैयत के सवालात पूछे गए और जिनका जवाब नहीं दिया जा सका, कमज़ोर जवाब, कमज़ोर, तो उसकी वजह से तो मुझे तो बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी कल भी लग रही थी और आज भी थी। फैसला अगरचे क्या आना है, जैसे कि चीफ जस्टिस ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। इसके साथ उन्होंने कहा कुछ तो दिखा दें जिससे ये साबित हो सके कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक करवाए। उसके बाद कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों को अपने अरकान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो चैलेंज करने का मामला है, चूंकि कोई आम शहरी तो इस इलेक्शन को चैलेंज कर नहीं सकता था, यानी कि आपके अपोनेंट्स चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेवल प्लेइंग फील्ड पर जरा रुके बड़ी साहब, ये देखे ना, ये तो कहते हैं ना इलेक्शन कमीशन से कि हमें जी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। वो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जो आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं, क्या आपने वहाँ जो ओहदेदार जो ओहदों का इलेक्शन लड़ रहे थे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं, तो आप इस इलेक्शन कमीशन से जो आम इंतखाबात होने हैं इनको इनसे कैसे मांग रहे हैं। ये दोगलापन जो पीटीआई का, ये भी उन्होंने इसको भी तश्तज़बाम किया चीफ जस्टिस ने। आप बात जारी रखें अपनी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिशाल साहब। कंवर साहब कैसे? कंवर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप सुन सकते हैं? जी आप बताइए। जी कंवर साहब, आपने पूरी गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, आज भी हुई, ओवरऑल डिसीजन के तो सब पूरी कौम मुंतज़िर है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस अंदाज में जो सवालात पूछे गए और जिस तरीके से पीटीआई के वकला ने जवाब दिया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच को मुतमईन करने में कामयाब हो सकी पीटीआई की लीगल टीम? वो मुझे मुतमईन नहीं कर सके तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कैसे मुतमईन करेंगे। हम देख के जब प्रोग्राम देख रहे थे, हमें इनकी अकल पर, दानिश पर हंसी आ रही थी। वो सवाल कर रहा है कि चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, आप हमें ये बताएं कि आपने 1 साल तक इंतखाबात क्यों नहीं करवाए, जबकि आपके इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब इलेक्शन कमीशन बार बार सर्जनश कर रहा था, नोटिस भेज रहा था, तो आपने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के किसी नोटिस का जवाब ही नहीं दिया और आपने इंतखाबात नहीं करवाए। जब बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन वार्निंग दी तो उन्होंने कहा जी कोरोना हो गया, आप इसको 1 साल एक्सटेंड कर दें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 1 साल को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इसके बावजूद भी तुमने इंतखाबात नहीं करवाए। और जब जो कोरोना का काम खत्म हो गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग भेजी, तो उन्होंने कहा जी हमने तो पार्टी का दस्तूर मनसूख कर दिया, अब नया दस्तूर बनाएंगे तो इंतखाबात करवाएंगे। तो कहते ये क्या करते रहे आप लोग 2 साल 2.5 साल तक, इसका कोई जवाब नहीं दिया। नंबर 2, उन्होंने कहा अकबर एस बाबर को आपने निकाला है पार्टी से, उसका आपको सर्टिफिकेट दे दिया, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं। तो भाई सर्टिफिकेट तो हमारे पास मौजूद है, उनके पास नहीं था।
अकबर, हमें खुद प्रेसिडेंट आलमी साहब ने मुझे बताया था कि जब मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था तो मैंने अकबर से बाबर को निकाल दिया था, सारा नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, वो भी नहीं। अब इसके बाद डॉक्टर फरोग वसीम जो थे लॉ मिनिस्टर जी, उनके साथ थे मंसूर अली खान अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई थी कि अकबर से बाबर का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक केस जेर समाअत है, उसका ही कह देते कि जनाब हमने आज तो ये हामिद काम खान किया। साहब ने मान लिया ना, कल उन्होंने कहा ये पता ही रहे नहीं, बानी कहता रुकन हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। नहीं कंवर साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं पीटीआई की जो लीगल टीम में मौजूद है, कहीं मैच फिक्स है या उनकी आप तैयारी नहीं थी? आप क्या असेस उन्हें कर पा रही? दिलचस्पी नहीं है भाई, दिलचस्पी नहीं। मेरे दोस्त बात है, हम बाहर बैठे हुए लोग हैं, किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हर चीज हमारे पास नॉलेज में होता है, वो दिलचस्पी नहीं है, तो किसी चीज का पता ही कोई नहीं। जिस तरीके से इन्होंने पीटीआई के पास एक प्लान बी था वो उन्होंने एक्सरसाइज किया, कुछ ही घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना फैसला जारी करके उसको भी नाकाम बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या पीटीआई के पास कोई प्लान बी होगा, कोई ऑप्शन बी होगी? ये सारे रास्ते, सारे चैप्टर क्लोज हो चुके? इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये प्लान होते हैं आर्मी के, प्लान 1, प्लान बी, प्लान सी। आपने कोई दुश्मन मुल्क के स्ट्रेटेजी के तहत प्लान भी, इनके पास क्या प्लान है? इन्होंने अब एक मायदा दिखाया और नजरियाती पार्टी के साथ, तो नजरियाती पार्टी जो मायदा हुआ है 3 दिसंबर 2023 को, पहली बात ये थी उस टाइम इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया था, वो सेक्शन 215 पढ़ते। सेक्शन 215 में ये लिखा हुआ अगर आप पार्टी किसी से कॉम्बिनेशन करती है 2 से 3 से 4 से, जब तक जितनी मर्जी करवा ले, तो उस पार्टी के लिए लाजमी है कि वो सेक्शन 209 के म्यार के मुताबिक पूरा उतरता हो। अब तहरीक इंसाफ तो सेक्शन 209 के म्यार पे पूरी उतरती नहीं, उनका इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन के पाकिस्तान ने उनका सिंबल वापस ले लिया, तो वो किससे वादा कर रहे थे? नंबर 1, जिस पार्टी से मायदा किया मैं पढ़ा है, सोशल मीडिया पे आ चुका है, उस पर लिखा नीचे विटनेस, हमारे दोस्त रजा खालिद बैठे हुए, उन्हें पता है कि विटनेस के बगैर दस्तखत ही विटनेस कोई भी नहीं है। अच्छा। और उसके बराबर में दस्तखत होने चाहिए चेयरमैन पीटीआई, उसके दस्तखत कोई नहीं है, सिर्फ अकबर डार साहब, इकबाल डार साहब, उसके दस्तखत है, वो भी बराए नाम ही है, अनाम की किस्म के दस्तखत, पता है जाली है क्या सही है। तो इस तरह से मायदे नहीं होते। और इसके बाद उसकी कॉपी जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में देनी लाजमी है, मैंडेटरी है, वो भी नहीं दी। तो ये तो उस मायदे की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमर दिलशाद साहब ये बताएं कि ये भी एक बात मफरूज़े के तौर पर की जा रही है कि अगर बल्ले का निशान उनके पास नहीं रहता तो किसी ऐसी दूसरी सियासी पार्टी से इत्तेहाद करके, ताकि जो उनकी इत्तेहादी जमात बन जाए और तमाम लोगों को एक ही निशान अलाट हो जाए, इस बात का कितना इम्कान है? वो तो आज इलेक्शन के पाकिस्तान ने अपने खुसूसी इख्तियारात को अपना इलेक्शन एक्ट का दफा 4 के तहत उन्होंने खुसूसी ऑर्डर जारी किया है कि ऐसी पार्टी जो है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पार्टी एफिलिएशन लिखा हुआ है वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। वो सेक्शन 203 की खिलाफ वर्जी है, वो सरे लिख दिया उन्होंने कि वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। हाँ, एक बात है कि जो कागजात नामजदगी में किसी ने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट, तो वो फिर किसी पार्टी में चाहे वो जा सकता है, उस पर कोई रुकावट नहीं। कमर साहब, लास्ट ये जरूर बता दीजिएगा, बहुत से मुबस्सिरीन ये पॉइंट टेकअप करते रहे कि अगर पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर है वो भी शायद तस्लीम ना करे। इसको बहुत हाइप दी जाती थी, लेकिन अब जो ड्यू प्रोसीजर फॉलो हुआ इस केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से चीज़ें डिसाइड होनी है, अगर बल्ले का निशान नहीं होता तो क्या वाकई इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन रहेगी? जनाब, बांग्लादेश के इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि कोई इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हो या बैनुल अक़वामी ताकतों को हो, उनकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे हुसैना वाजवा ने सबको ज्योति के नोक पे लिया, उनका मुझे कोई अमेरिका की ये कहना कि इलेक्शन साफ सुथरा दिया हुआ है कि मैं अमेरिका को लानत भेजती हूँ। इसके बाद उन्होंने सब जिन जिन मुल्कों ने मेरे इलेक्शन पर क्रिटिसाइज किया मैं लानत भेजती हूँ, खत्म, मैंने हलफ उठा लिया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो इनके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? तो ऑब्जर्वर तो वैसे बड़े लोग होते बैठे होते 90 साल की उम्र के, सैर तफरी करने आते हैं, इनकी क्या हैसियत है? इसके बाद जब बांग्लादेश ने तो चैप्टर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, उन्होंने कहा मैं किसी तो इंटरनेशनल तौर पर किसी के मुल्क की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा इलेक्शन, मेरा मुल्क जाने, मेरा मुल्क जाने, मेरा काम जाने, मेरा आईन, मेरा कानून जाने, मैं किसी को नहीं मानती, खत्म बात होगी। क्या बात होगी? इनकी ये जो तहरीक इंसाफ है ये कौमी धारे से बाहर निकल जाएंगे, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, पार्टी खत्म हो जाएगी। लास्ट मुझसे जवाब दीजिएगा, क्या रियासत से टकराने के नतीजे में पार्टी का चैप्टर क्लोज हुआ है?
हाँ जनाब, पार्टी का देखो, पार्टी का इसलिए हो गया है कि ये आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो आजाद उम्मीदवार के हर को अलहदा अलहदा सिंबल मिलेगा, तो कहाँ किसको, आवाम को, वोटर जो जज्बाती है इनके साथ, इनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन वोटर कहेगा जी किसके पास जाऊं, किसका निशान है, तो वो तो निशान को पता नहीं वोटर को, तो बैट तो एक कौमी निशान था पार्टी का, हर को पता जी बैट है, ठीक हो गया। अभी कम से कम नजरियाती पार्टी के साथ ये दोस्ती कर लेती है, वो वायदा पूरा हो जाता है तो उस पर ठीक है, बैट्समैन वो भी निशान बिल्कुल बराबर मिलता है, वो भी बड़ा कामयाबी था। तो वो भी निशान खत्म हो गया, इसके बाद पार्टी का बैट नहीं मिलता, तो पार्टी तो कौमी दायरे से बाहर हो जाएगी। लेकिन आप इन तमाम हालात को देखते हुए हमें भी नजर आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई सरप्राइज फैसला दे दे, ये भी कोई पता नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये भी कुछ पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सरप्राइज दे दे। कंवर दिलशाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, ये भी हकीकत बन चुकी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली का जो मुजाहरा किया, उसके नतीजे में उसको इस मुश्किल तीन सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो तकदीर का फैसला है कि क्या 8 फरवरी को बल्ले के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे या नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जमी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो दीगर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और इलेक्शंस के हवाले से जो पीपल्स पार्टी नून लीग की तैयारियाँ और सख्त बंदियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खास साहब, अगरचे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के आप मुझ समेत सब आवाम मुंतज़िर हैं, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात बढ़ाना चाहेंगे कि आज इस नहज पर जो मामला पहुँचे, वो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला हो या दीगर मामला हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर गुज़श्ता 8 माह के ऊपर हम नज़र दौड़ाएँ तो एक वो पार्टी जिसे पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी कहा जाता रहा, जिसे वो लीडर जिसे पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर तस्वुर किया जा रहा था, जिसके लिए आइंदा 10 से 15 साल की एक सियासी बसात बिछाई गई थी, वो 8 महीनों में कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचे हैं। पार्टी को जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, वोटर जिस तरीके से मुतासर हुए, सपोर्टर्स को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इवन बल्ले का निशान जिस खतरे से दो चार हुआ, आखिर एक जो सियासतदान होता है वो कभी अपने आप को बंद गली में नहीं लेके जाता, वो अपने रास्ते ओपन करता है, डायलॉग करता है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि सियासत के ज़रिए उसने इस मुल्क की आवाम की खिदमत करनी है, ना कि कोई लड़ाई झगड़ कोई महाज उसने ओपन करना है। क्या वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इस नहज पर पहुँच गई है? जी भट्टी साहब, एक तो मैं एक वर्ड कहूँगा कि ये जो चेयरमैन जुबानी PTI हैं, गैर सियासी दिमाग आज जो इस नहज पर पहुँचे हैं, वो तस्बीह तो फेरते रहे, ताकि हज़रत सुल्तान बाहू ने कहा था कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरया हैं की लेना तस्बीह फाड़ के हो, तो वो तस्बीह फेरते रहे बस। और जब भी उनके पास लोग जो उनके खुशामदी और जो अग्रेसिव लोग हैं माइंड, वो उनके पास जाते रहे, जो आपकी बड़ी मकबूलियत होगी आप, वो फिर पाकिस्तान पे नहीं रुके। उन्होंने कहा जी नहीं जी, आप आलमी लीडर बन गए, आप उम्मत मुसलमान के लीडर बन गए, आप ये सब कुछ आपके नीचे, पूरा पाकिस्तान नीचे लग गया, आप जिस मर्जी अदारे को हदफ तनकीद बनाए, बल्कि हदफ तनकीद बनाना तो मामूली बात है। उन्होंने कहा डंडे सोटे लेकर चढ़ जाएं इनके ऊपर और इनको तहस नहस कर दें। इसमें मैं क्या समझूंगा कि देखें, जब उनके खिलाफ तरीके अदम-ए-इत्माद पेश हुई थी भट्टी साहब जी, अगर उनका सियासी जहन होता, अदम-ए-इत्माद आती रहती हैं, आया एक मियां नवाज शरीफ तो एक अदालती फैसले के नतीजे में नहल होकर एटलीस्ट आप पॉलिटिकल सिस्टम का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा तो जरूर रहते हैं। वो एक उस पे देखें इन्होंने कितनी इलीगल प्रैक्टिस की। असद कैसर साहब को भी फंसाया। कभी ये भी हुआ है कि आप जब तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश हो चुकी है, उस तहरीक को मुस्तरद कर दें, वो मुस्तरद की गई, फिर असम्बली भी तोड़ दी गई, सारी चीजें बाद में रिस्टोर हुई, बिल्कुल इनलीगल। असल में बिल्कुल उन्होंने तो वही था ना, इनको खेल सियासत को उन्होंने खेल समझा और उसकी जो मुमलिकत को डिलीवर करना था उसको उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर डिलीवर करने की कोशिश की और अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट आया वो इस वक्त हमारे सामने। खास साहब, इसी आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे नुमाइंदा हैं GTV न्यूज़ के, रावलपिंडी से तमाम मामलात को कवर करते हैं, रईस अहमद खान, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रईस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रईस साहब, आज आपने अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना केस की समाअत कवर की, वहाँ पर आपको बानी PTI से मुलाकात करने का मौका भी मिला, कुछ सवालात भी आपने किए। ज़रा बताइएगा आज जेल का हवाल के, एक तो बानी PTI की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, टिकटों की तकसीम के हवाले से उनसे सवालात हुए, उन्होंने क्या जवाब दिए, और कैसे वो आने वाले जो फेसेस हैं और लीगल उनके लिए चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए किस हद तक आपको तैयार दिखाई दे रहे थे?
जी बिल्कुल सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आज रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस की ओपन ट्रायल समाअत हुई है और समाअत में 11 साथियों समेत 20 से 25 पीटीआई के कारकुनान शरीक थे और पीटीआई कारकुनों ने टिकटों के गैर मुनसिफाना तकसीम पर बानी पीटीआई से शिकायतों के अंबार लगाए और NS-57 ने खुसूसी नशिस्त पर नामजद उम्मीदवार जो है जनरल सीट पर भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इंजीनियर इफ्तिखार ने टिकट ना मिलने का शिकवा किया और पीटीआई तहसील टक्सला के सदर जो है अली खान उन्होंने साबिक एमएलए जो थे गुलाम सरवर खान पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने मेरे खिलाफ 16 मुकदमात का इंदराज किया है। इसके बाद अदालत के अंदर मुझे टिकट नहीं दिया गया। NA 105 से आए कारकुन का शिकवा किया जिस पर चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि मुझे टिकटों के बारे में जेल अकाम की तरफ से मुशावरत की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि टिकट किसको मिला है और किसको नहीं। बानी पीटीआई ने 850 टिकटों के बारे में जुबानी कलामी कहा कि इनका मैं फैसला कैसे कर सकता था। अच्छा रईस, एक जरूर बताइए हमारे नाजरीन को, पीटीआई के लोग ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रायल है वो साइफर का था या तोशा खाना का हो, कि वो ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, पीटीआई के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस मुताबिक तो आज बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां मौजूद थे, आप भी गए, किसी किस्म का रुकावट का सामना था आपको? जी कहीं किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं था। जो रूटीन में जो जेल हुकाम की तरफ से तलाशी ली जाती थी वो ज़ाहिर एक प्रोसेस है उनका, वो उन्होंने मुकम्मल किया है और पीटीआई के जो टिकट होल्डर लोग थे वो वहां पर उनसे हमारी इंटरेक्शन भी हुई है और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से भी बात की है और वो वहां पर मौजूद थे। जहां पर भट्टी साहब आपने पूछा था कि चेयरमैन पीटीआई की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो मीडिया ने कमरा अदालत में देखकर चेयरमैन पीटीआई जो थे उन्होंने अपने आप को एतमाद में बनने की कोशिश कर रहे थे और वो डाउन, हालांकि वो डाउन थे और परेशान भी थे। इनका वो बाजू जो है वो फैलाकर बात कर रहे थे और चल भी रहे थे, उंगली उठाकर बात कर रहे थे क्योंकि इनको अंदाजा था कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बाहर जाकर मीडिया में रिपोर्ट होगी। अच्छा रईस, ख्वाजा साहब को क्वेश्चन भी लाजमी लें, मैं मुसलसल अब सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुलाकात थी, क्वेश्चंस भी किए। क्या लगता था कि अभी तक वो लड़ाई के मूड में है, जिस तरह अगेन वो कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, उनके माइंड में कुछ है, या लगता है कि एक सियासतदान जब मुश्किल वक्त में जाता है उसको कुछ रियलाइजेशन होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके ख्यालात से लगता है कि वो कहीं ना कहीं बातचीत के मूड में है? आपको क्या फील मिली उनसे मुलाकात के बाद? देखें भट्टी साहब, उनके चेहरे में परेशानी तो थी लेकिन वो क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो मीडिया को अंदर मौजूद देखकर उनको ये अंदाजा था और वो क्योंकि पहले भी उनका एक स्टाइल है चलने का, किसी से मुलाकात करने का, तो वो उस स्टाइल में इसलिए हुए कि उनको ये आइडिया था और अच्छे तैयार होके भी आए थे और उनको ये पता था कि मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो रिपोर्ट होगी। और इसके बाद वो अदालत में फिर उन्होंने जज से भी मुकालमा किया है और जज से जब उन्होंने मुकालमा किया तो पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि कमरा अदालत की में जो मेरी चीजें रिपोर्ट नहीं हो रही मीडिया में जाकर, और बानी पीटीआई ने इस बात का इजहार जो है साथियों की तरफ मुड़कर जब किया तो साथियों ने कहा कि आपकी खान साहब तमाम चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। और जिस तरह पीटीआई चेयरमैन ने साथियों से पूछा कि क्या कह रहे हो आप, तो साथियों ने जवाब दिया कि जी ऐसा ही है, आपकी सारी गुफ्तगू जो है वो मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। रईस ये बताइएगा कि आरटीएस जो सिस्टम बैठा था 2018 के जब आम इंतखाबात हुए थे, इस हवाले से भी आपने उनसे कुछ सवाल किया था, तो क्या कहना था बानी पीटीआई का? जी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए एक सवाल के जवाब पर। तो जिस तरह मैंने फिर सवाल किया कि साल 2018 में आरटीएस सिस्टम बैठाया गया था जब आप इक्तदार में आए थे, और जब जो आमदा इलेक्शन है उनमें अगर आरटीएस सिस्टम को बैठाया जाता है तो क्या आप उन इलेक्शन को मानेंगे? और लेकिन उन्होंने इस बात का वो मान गए कि आरटीएस सिस्टम 2018 में बैठाया गया था और साल 2018 में, लेकिन उनका ये कहना था कि साल 2018 में मेरी नशिस्तों को कम करने के लिए आरटीएस सिस्टम बैठाया गया था और 15 नशिस्तें और 3। अच्छा रईस, अभी उनके गिले शिकवे वैसे ही जारी है। मुख्तसर ये बता दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत का सिलसिला जारी रहा है, बल्ले का निशान को जिस चैलेंजिंग सूरत हाल से दुचार होना पड़ा है, इस हवाले से और शेख रशीद के सामने जो पीटीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, इससे मुतल्लिक क्या कोई वहां सवाल हुआ?
जी, बल्ले के हवाले से उनसे सवाल हुआ, वो कह रहे थे कि वो बल्ला हमसे छीनना चाहते हैं, और इस हवाले से उन्होंने फिर ज्यादा जो है वो जवाब तो नहीं दी। लेकिन शेख रशीद का सवाल हमने जरूर किया उनसे कि आपने शेख रशीद की हमायत क्यों नहीं की, तो उसके जवाब में उनका कहना था कि हमने एक उसूल वाजे किया था अपनी पार्टी के अंदर कि जिन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेसिकली उनका कहना यह था, उन्होंने इजहार तो नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि 9 मई के वाक़े के बाद इस बात का उन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन उनका बॉडी जो लैंग्वेज बता रही थी कि उसके बाद जो जिन रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हमने टिकट ना देने का उसूली फैसला किया। अच्छा चलें, ठीक है, रईस साहब का बहुत शुक्रिया। खान साहब, आपने सुनी पूरी तफसीलात। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि रईस की मुलाकात हुई, सवाल जवाब हुए और उनके जवाब आपने भी सुना। अब क्या आपको लगता है कि 9 मई के बाद जिस सूरत हाल से पीटीआई दो चार हुई, जिससे मुतालिक हम डिस्कशन कर रहे थे, क्या बानी पीटीआई के लेवल के ऊपर कहीं रियलाइजेशन है, ये बदस्तूर वो चाहते हैं कि जब कोई सामने आएगा तो मैंने टक्कर मार देनी है? ये देखें, जो इमरान खान है ना, उनको जितना मैं जानता हूँ, वो कभी भी बाज़ाहिर हार नहीं मानेंगे, अंदर से टूट जाएंगे। जैसे कि रईस बता रहा है कि जब उनसे मिलने गए तो वो उनको पता था जर्नलिस्ट आए हुए हैं, तो बड़े बाज़ाहिर पुरअतमाद दिखाई देते हैं। आप देखें माजी में भी जितने भी वो क्राइसिस में गए हैं, जब देखें ना उनके खिलाफ तरीके अदम आ चुकी थी, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें आप, अंदर से उनको पता था कि ये बड़ा ख़तरा है। आपको पता उन्होंने जलसे शुरू कर दिए थे, तो जलसे में कह रहे थे मैं तो दुआ कर रहा था। वो इस क्योंकि वो क्रिकेटर हैं और खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल, और अपनी फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखते हैं। वो मैं उनके बारे में कहता हूँ मुंह बन के झूठ बोल देने ना खान साहब। लेकिन साहब, जितनी उनकी शख्सियत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जब वो तन्हाई में बैठते होंगे, उन्होंने कभी गौर नहीं किया होगा अपने पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर, और बिलखसूस जो 9 मई के बाद उन्होंने लाइन और स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, जितना नुकसान पहुंचाया उन्होंने अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने वर्कर को, अपने सपोर्टर को, और सबसे बढ़कर मुल्क को और मुल्क के रियासती इदारों को, कभी उनको ख्याल नहीं आया होगा? अभी तक मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस हकीकत का इदराक किया हो ना, इस क्योंकि उनका जो जाविया, सोच का जाविया जो है ना, वो इस तरफ नहीं है। अभी उनको बताया गया कि आपकी हुकूमत हटाएगी। आज भी वो जनरल बाजवा के खिलाफ भी बोल रहे हैं, वहाँ मुझे कुछ साफियों ने बताया है, और जनरल फैज़ को डिफेंड करते रहे हैं। वो अभी तक उसी माइंड सेट में हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा लंबा चलेगा अरसा। जब इनको थोड़ा सा एसाब की जंग है, तो इनके एसाब बड़े मजबूत हैं खान साहब के, तो ऐसे नहीं, वो अभी इस बात को हकीकत का इदराक अभी मेरे ख्याल में नहीं हुआ, शायद आने वाले दिनों में उनको हो जाए। आप देखें कि तरीके अदम एतमाद आ जाना एक जमहूरी अमल है, उनके खिलाफ आ गई थी, वो खामोशी के साथ अपोजिशन में बैठ जाते, और जनाब वो सबसे बड़ी अपोजिशन जो उनकी जमात होती, एक दो, और अगर अपोजिशन बैठ जाते तो आप यकीन रखिए खान साहब, जो इदारों के रियासती इदारों के साथ, रियासत के साथ उनका टकराव हुआ, शायद वो कभी ना होता। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की असल हकीकत क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्लान बी के तौर के ऊपर पीटीआई नजरियाती के साथ एक मुबैना मुआहिदा करना पड़ा, क्यों मुआहिदा करना पड़ा, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों की तकसीम के हवाले से एक अनाउंसमेंट हुई, प्लान बी था, वो प्लान बी कुछ ही लम्हों में, कुछ ही घंटों के अंदर बिल्कुल वो नाकाम हो गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी उसके ऊपर आ गया, लेकिन पीटीआई नजरियाती ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, क्या पस पर्दा मामलात थे, ये जरा सुनते फिर ख्वाजा साहब का इसके ऊपर तज्जिया लेंगे। जी, मैंने फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का की बुनियाद रखी जाए। पीटीआई का अपना मंशूर है, अपना आइन है, अपना प्रोग्राम है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने फौजी की है, जिन्होंने ये काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा ना। हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया ना कि किसी पार्टी का कारकुन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। वी आर रियल पीटीआई, वी आर रियल पीटीआई। मैंने वाज़ेह कर दिया है कि 2018 में मैंने ये इशू की थी, आज भी मेरी टिकट ये है। मेरी क्यों मुलाकात होनी है उनसे? मैंने जब 2016 में अपनी जमात रजिस्टर करवा ली, मेरे उनसे मुलाकात। खान साहब, ये आपने शॉर्ट सुना, थोड़े से और फैक्ट्स भी सुन लीजिए, हम अपने नाज़रीन को बताएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो टीम जिन्होंने प्लान भी इतना बड़ा तैयार किया था, इतने बड़े दावे कर रहे थे कि सारे प्रोसेस को वो सबूताज कर देंगे, उसके पसे पर्दा मामला क्या था? खान साहब, ये पीटीआई नजरियाती 2016 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई, अख्तर इकबाल डार की दरखास्त के ऊपर पार्टी रजिस्टर्ड हुई,
और पीटीआई ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की जो मुस्तरद हो गई, और उन्हें पीटीआई ने भरपूर कोशिश की 2022 में बिलखसूस कि पीटीआई नजरियाती को बैट्समैन का मतलब खिलाड़ी का निशान ना मिले, खुद इसकी मुखालफत करते रहे, क्योंकि उनका कहना था अगर ऐसा हुआ तो वोटर कंफ्यूज होगा, लेकिन उसके बावजूद उनको बल्लेबाज का निशान मिला। और फिर अब दावा कर रहे हैं कि हमारा ये प्लान बी था, उस पार्टी के साथ जिसके खिलाफ खुद कॉन्टेस्ट करते रहे, उसको उन्होंने बल्लेबाज का निशान लेने की भी मुखालफत की, पार्टी रजिस्टर्ड होने की भी मुखालफत की, और आज उसी के साथ जाके खामोशी से मुआहदा किया। तो ये हिकमत अमली तो बिल्कुल नाकाम हो गई। तो प्लान बी ऐसे होते वो देखें, कमर दिलशाद साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि पीटीआई को एक पॉलिटिकल जमात की तरह इनको अपनी मूवमेंट करनी चाहिए। ये तो फौज के होते हैं ए बी सी प्लान। तो ये जिन वो जो है जुगादरी, जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि हम हर चीज़ तहस नहस करके रख देंगे और सरप्राइज़ देंगे, देखें ये सरप्राइज़ ढूंढते हैं। ये पॉलिटिकल हिकमत अमली बनाते तो आज इस नहज को ना पहुँचते। ये सब गैर सियासी जहन, गैर जमहूरी सोच का नतीजा है। आज जो पीटीआई है और उसके लोग हैं, उन पर जितनी भी मुश्किलात हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं भट्टी साहब, वो कहते हैं रियासत या माँ होती है या हजाज बिन यूसुफ होती है। आप दीवार से टकरे मार रहे हैं, आपको इस बात की समझ नहीं है। आपने जो 9 मई का जो वाक़या किया है, इस पर हम बारहा बात कर चुके हैं कि कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ अमेरिका जैसे महज़्ज़ब मुल्क में जी, वो बर्दाश्त नहीं किया गया। आप क्या करने जा रहे हैं? आपने अपनी बात करके, अपनी गुफ्तगू करके अपना हक लेना है। तो मैं कहता हूँ जब ये 47 में तहरीक पाकिस्तान उससे पहले जब चल रही थी, उस वक्त भी ये बड़ी बहस और तमहीज़ के साथ, जब जहाँ एक बाहर से काबज़ गोरे यहाँ पर काबज़ थे, हम उनकी कॉलोनियल स्टेट थे यहाँ, उस वक्त भी वो सिविल नाफरमानी की तहरीक पर जब मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, हम तो नहीं जाएंगे, सिविल नाफरमानी नहीं करेंगे, ताकि कांग्रेस कह रही थी। बड़ी सोच विचार होती थी। आपने अपने पार्टी कारकुनों को बचाना होता है, आपने अपनी जो कुव्वत होती है उसको मुजतमा करना होता है, ये नहीं हिकमत अमली होती। आप बनी बनाई पार्टी है। देखें इस पार्टी के साथ मैं आपको बताऊं, पीटीआई के साथ हमें हमदर्दी है। ये बहुत जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं, उनकी बड़ी उम्मीदें थी इस पार्टी के साथ। जो यहाँ बसते लोग हैं, नौजवान हैं, वो समझते थे तब्दीली लेकर आएगी। हत्ता कि जब इनको 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है जी, इसमें ये कोई कारहाएँ नुमाया अंजाम नहीं दे सके। एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने। ये 10 बजे उठकर आते थे बनी गाला से और 4 बजे घर चले जाते थे। मायूस किया। अब जब उस इतनी बड़ी पार्टी को इन्होंने इसका सिर्फ एक ही कसूरवार है, जैसे ये कहते हैं ना, ये सिर्फ ये इनका गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैया पार्टी को, मैं कहता हूँ। साहब आपने बहुत शानदार तरीके के साथ तारीख का हवाला देते हुए एग्जाम्पल दिए। अगर पीटीआई के लोग आपको जो सुन रहे हैं, मुस्तकबिल के अंदर अपनी को अगर सियासी जदोजहद जारी रखना चाहते हैं, तो आपके अफकार और आपका तारीख के ऊपर जो अपनी रोशनी डाली है उसको ज़रूर पल्ले बांध ले। खास साहब, पीटीआई ने बहुत से लोगों के साथ वादे किए थे, कुछ लोगों की उनके लिए कुर्बानियाँ थी। शेख रशीद साहब ने चिल्ले काटे, लेकिन उसके बावजूद उनके सामने उम्मीदवार खड़ा करके उनको शिकस्त से दुचार करने की पहली बुनियाद रखती गई है। इस तरह चौधरी निसार साहब दिन रात गुन गाते थे, वहाँ पर भी उनके सामने उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है। तो ये जितने लोगों ने चिल्ले काटे, क्या उनको कोई मनफत बख्श होगा ये चिल्ला, या बस ये इलेक्शन के अंदर वो थोड़ा सा शोर शराबा करके और घर आकर बैठ जाएंगे? शेख साहब की नज़र में हज़रत सुल्तान बाहू के शेर उनकी नज़र करना चाहता हूँ। चिल्ला कटिया तो कुछ ना खटिया, की लेना चिल्लियाँ वड़ के हो। भी ये चिल्ले वैसे बता रहे हैं आप एक दिन नहीं ठहर सके। अगर इतनी दोस्ती, आज उन्होंने जो वीडियो बयान जारी किया है, गारों में रहा, ये गारों में, ये अफगानिस्तान चले गए थे। ये मैं क्या कहूँ, इनको बुजुर्ग सियासतदान है हमारे इस मुल्क के। ये पहले इन्होंने, आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया था 2002 के इंतखाबात में, इन्होंने कहा जी दोनों नशिस्तें रावलपिंडी की ये मियां नवाज शरीफ की इमानत हैं। वो जो नून लीग के कारकुन थे उनकी आंखों में इन्होंने धूल झोंकी। अब ये जो पीटीआई के कारकुनान थे उनकी आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। अगर आप उनके इतने हमदर्द हैं तो पीटीआई में शामिल होना भी, अब बड़े वैसे बहुत हमदर्द हैं। ये भी धोखा देना चाहते थे, धोखे से ये दोनों हलकों में वोट लेना चाहते थे। लेकिन बानी पीटीआई ने कमाल फरासत के साथ, मैं समझता हूँ इस वाले से उनकी मैं फरासत की दाद देता हूँ। चलें खास साहब, शुक्र है सियासी नौसरबाजी नहीं चल रही, शुक्र कहीं तो आपने उनकी फरासत को मान लिया। मानते हैं एज ए क्रिकेटर उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं हम। वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, 3rd अंपायर वो लेकर आए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतना बड़ा नाम वो सियासी तौर पर बिल्कुल टोटली 100% नाकाम हुए हैं। ताकि नौजवानों को बड़ी, मैं कहता हूँ जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं उनको बड़ी उम्मीदें थी इनसे। इन्होंने गैर सियासी, गैर जमहूरी फैसलों के जरिए
तमाम लोगों की जिनकी उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी उन पर पानी फेर कर रख दिया है। आज इस पार्टी को उस बंद गली में ले गए हैं जहाँ से कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। आज सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी कोई रिलीफ दे दे, मैं समझता हूँ, तो फिर शायद उनको कोई दरवाज़ा मिल जाए, खिड़की, वरना इनके दरवाजे तो मुझे अभी तक तो बंद ही नज़र आते हैं भट्टी साहब। वैसे तो इनका कोई मुझे नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक है खान साहब, इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बहुत से भी चैलेंजेस हैं और 8 फरवरी के दिन भी अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी, सियासत और इक़्तिदार, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी बड़ा मकबूल शख्स हो, अगर वो इस मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है तो उसको अपने खेल और खिलाड़ी के किरदार को एक तरफ रखना होगा। सियासत और किरदार की अपने तकाज़े, उन तकाज़ों को समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है, फिर ही इंडिविजुअल्स की और कौमों की ज़िंदगियाँ बदली जा सकती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।